की है मास्टरिंग द लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? साहित्य समीक्षा जिसे बोलते हैं। ठीक है, किसी को अगर पूछा जाए लिटरेचर रिव्यू के बारे में बताइए, क्या आप एक शब्द में या एक लाइन में बता सकते हैं कि लिटरेचर रिव्यू यानी कि साहित्य समीक्षा हम किसे कहते हैं? एक लाइन में साहित्य समीक्षा हम किसे कहते हैं? व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू? साहित्य समीक्षा यानी कि जो भी पीएचडी के लिए जिस भी सब्जेक्ट में हम पीएचडी कर रहे हैं उसके पहले उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी शास्त्र वगैरह अवेलेबल है उसमें जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमको क्या क्या चाहिए वो सब ढूंढना है। और ये लिटरेचर रिव्यू शुरू से लेकर पीएचडी पूरी होने तक काम आएगा। बिल्कुल सही बात है अमिता जी, बहुत परफेक्टली आपने बोला। ये हमारे शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी आप डेटा कलेक्शन करते हो उसको प्रॉपर तरीके से हमें रखना है, क्योंकि ये जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, अगर उसका आपके पास साइटेशन है यानी कि उसका आपका सोर्सेस है आपके पास, तो वो सोर्सेस आपको सिर्फ आपके पीएचडी के लिए नहीं, बाकी आपके अलग कुछ रिसर्च पेपर लिखना चाहते हो, कुछ सिंपोजियम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, तो उसके लिए ये सारे मटेरियल, सारा डेटा कलेक्शंस आपको काम आएगा। अब यहाँ इसका एक और एक रीजन है कि ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथेंटिसिटी मतलब राइट इंफॉर्मेशन। आप जो भी कर रहे हो वो राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर आप बोलते हो कि मैं हमारा जो जो भी नॉलेज है, आजकल तो चैट जीपीटी में सब उपलब्ध है, मैं वहां से लाके दे दूं रिसर्च में, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड एज ऑथेंटिक मटेरियल। ऑथेंटिसिटी के लिए वी हैव टू गो टू द राइट सोर्सेस, एंड राइट सोर्सेस जो है वही एक लिटरेचर रिव्यू की परिभाषा बताता है कि राइट सोर्सेस क्या होता है, वही लिटरेचर रिव्यू के बारे में बताता है। तो आगे बढ़ते हैं। पहली बात लिटरेचर रिव्यू के बारे में, व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज नॉट। सबसे पहले देखते हैं कि लिटरेचर रिव्यू क्या नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये पूरा बिब्लियोग्राफी है, यानी कि पूरे आपने बुक के सिर्फ नाम बता दिए एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर लिटरेचर रिव्यू। ये कोई बिब्लियोग्राफी नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये समराइज आर्टिकल्स का लिस्ट भी नहीं है कि आपने कुछ आर्टिकल्स पढ़ा, आपको लगा कि ये रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके रिसर्च को आगे लेकर जा सकता है, और उसकी आपने एक समरी तैयार कर ली। अब आप बोलोगे कि क्या यही मेरा लिटरेचर रिव्यू है? तो नहीं, वो भी लिटरेचर रिव्यू नहीं है। तीसरी बात, क्या ये एक ऐसे है जो कि आपकी प्री एग्जिस्टिंग पॉइंट को प्रूफ करने की कोशिश पे है? तो ये कोई ऐसे भी नहीं है। लिटरेचर रिव्यू जब आप लिखोगे तो उसका फॉर्मेट भी डिफरेंट है, उसका स्टाइल भी डिफरेंट है। और जस्ट अ सेकेंड, अरुणा जी का कॉल आ रहा है। हाँ, तो ये कोई ऐसे भी नहीं है जो कि आपके प्री एग्जिस्टिंग पॉइंट को प्रूव करे। तो लिटरेचर रिव्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें यही जानकारी मिलनी चाहिए कि ये क्या-क्या नहीं है। हाँ, जयदीप जी, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए। अगर previously somebody has done research and they have published it, and if we take that literature or that PhD or thesis paper and we pull out some points in that, whether that also will fall under category of literature review. या दैट इज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर रिव्यू ओनली, क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर होता है ना, उसको भी हमें अपने रिव्यू में डालना पड़ता है। एंड आप लोग रिसर्चर है, स्कॉलर है, ये जानना बहुत ही जरूरी है कि अभी क्या रूल निकाला गया है कि आपकी रिसर्च में लास्ट 10 इयर्स की फाइंडिंग्स होनी ही चाहिए। नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। लास्ट 10 अच्छा। इयर्स में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे क्या फाइंडिंग्स की गई है, वो आपके रिसर्च में दिखना ही चाहिए। वो लिटरेचर फाइंडिंग्स रिव्यू ऑफ में ही, सिमिलर रिसर्च, या हाँ, सिमिलर प्रीवियसली रिसर्च जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, ये टॉपिक को एक प्रकार से सपोर्ट करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं। ओके। हाँ, रमेश जी कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, मेरा ये प्रश्न था कि अगर आपका सब्जेक्ट हो एंड आपके लिटरेचर रिव्यू में आपको लगे कि इस सब्जेक्ट पे काफी काम हो चुका है, and if you think that you are not going to add much value, then is it a must that one should go to the guide and say
this is a subject I choose, but there's a lot of enough work has already been done. Shall I continue this or shall I tweak my subject? Like for example, शिल्पा जी का जो सब्जेक्ट है अपरिग्रह पे, उन्होंने बोला कि ये इसमें नहीं है. अपरिग्रह पे तो वो बहुत वास्ट कंज्यूमरिज्म, मिनिमलिस्टिक में काफी कुछ रिसर्च हो चुका है. So I'm still trying to this one. What is that she is going to bring it new? There are not only in Jainism, there are in other sects, Japan, everywhere. There are movies have come on Aparigraha. So how that she is going to add more value to it? That is a literature review, as Amita ji has told. But then, does he need to change the subject because there is a lot of similarity, or how does it do? कोई भी रिसर्च जो है उसको ग्रीन सिग्नल तब तक नहीं मिलता जब तक उसमें कोई नयापन ना हो, उसमें जब तक कुछ न्यूनेस नहीं हो यानी नोवेल्टी नहीं हो तब तक उसको एक्सेप्टेंस मिलता ही नहीं है. तो यहाँ पे अगर आपकी रिसर्च को सिलेक्ट किया गया है, उसमें रिसर्च करने की परमिशन दे दी गई है, यानी उसमें कुछ तो आपने नया बताया है, सबसे पहली बात. और दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर रिसर्च में ऑलरेडी इतने रिसर्च हुए हैं और आप इसमें कुछ नया नहीं दे सकते हो, तो आपके पास ये बिल्कुल ही एक सुविधा होती है कि आप कुछ और टॉपिक भी ले सकते हो, या कुछ उसमें कुछ नया ऐड कर सकते हो. यानी ऐसा होता है ना कभी-कभी कि कोई थिंकर है, उसने एक सब्जेक्ट पे बात की है, यानी कि जैसे कि श्री अरबिंदो है, उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट पे उन्होंने वर्क किया है, स्पिरिचुअलिटी पे उन्होंने वर्क किया है. मे बी ऐसा कोई टॉपिक होगा जिसके बारे में उन्होंने चर्चा किया है, डिस्कशन किया है, बट उसके बारे में रिसर्च नहीं हुआ है. ठीक है? तो अगर कोई स्कॉलर है, वो उसके बारे में बात करना चाहता है, यानी कि श्री अरबिंदो ने फ्रीडम मूवमेंट में किस प्रकार से पार्टिसिपेट किया है. अगर वो उस पे रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस पे किसी स्कॉलर ने वर्क नहीं किया. बट क्योंकि श्री अरबिंदो ने उसको किया है, तो इस वजह से उसका जो एक प्रकार का इफेक्ट देखने को मिला है, वो काफी वास्ट और काफी हद तक देखने को मिला है. ठीक है? तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने बोला कि कम से कम 10 साल का उसमें साइटेशन होना चाहिए जो भी सब्जेक्ट आपने लिया. इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू रिव्यू सो मच ऑफ लिटरेचर, फाइंड द बुक्स, go to all the library and say, hey, मेरा सब्जेक्ट ये है. Actually, it is चैट possible जीपीटी नहीं बोल because रहा हूँ, बट not प्रैक्टिकली ChatGPT, but technologically also we have moved very advanced. बहुत advanced level पे आ चुके हैं. तो 10 years क्या, we can figure it out. 100 years का भी हम देख सकते हैं कि 100 हाँ, years बट में क्या शोध गंगा, उसमें डेवलपमेंट अगर हुआ है. शोध गंगा में देखते हैं तो रिलेटेड टॉपिक्स में इतना नहीं मिलता है मैडम. एक या दो मिलता है, वो भी दूसरे दूसरे लैंग्वेज में रहेगा, या गुजराती में रहेगा, या हिंदी में रहेगा. सो फाइंडिंग्स निकालना उसमें से एंड टू प्रेजेंट इट इज नॉट दैट इजी टास्क. इट इज नॉट अ इजी टास्क, बट आजकल जैसे आप थीसिस की बात कर रहे हो, आजकल तो इट इज कंपलसरी फॉर रिसर्च पेपर ऑल्सो. अगर आप रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर रहे हो तब भी आपको एटलीस्ट 5 to 10 years का, मिनिमम 5 years, मिनिमम 3 to 5 years का आपको फाइंडिंग सिखाना ही पड़ता है. तो अगर आप थीसिस की बात कर रहे हो तो दैट इज द होल लिटरेचर. वहां तो आपको दिखाने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि 10 years में उसमें, क्योंकि उसी से तो आपको पता चलेगा ना कि आप बट क्या अपने हो जाता है, रिसर्च देन दे में. विल से दैट इज इट इज अ कॉपीइंग फ्रॉम प्रीवियस रिसर्च, यू हैव टेकन अप द मटेरियल, यू हैव पुट दैट. वो भी क्वेश्चन आ जाएगा बाद में. ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, प्लस आपको एक क्लैरिटी भी आ जाएगी कि आगे जो पहले रिसर्च हो चुका है उससे आप आगे क्या नया देने वाले हो. क्योंकि जब तक आप पूरे 10 साल का रिसर्च उस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं देखते हो, तब तक आपको आगे बढ़ने का या उसमें कुछ नया करने का एक प्रेरणा नहीं मिलता है. तो वो तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम खुद से एक टॉपिक. हाँ जी. मेरा एक और प्रश्न है कि अभी टेक्नोलॉजी के कारण ये सब अपन कर सकते हैं कि पहले जमाने में, आज से 25-30 साल पहले, गूगल वगैरह आने के पहले, हाउ इट वाज प्रैक्टिकल फॉर एवरी रिमोट प्लेस. एक्चुअली मैं बताऊं तो पहले क्या होता था, वो लोग में बहुत वाद विवाद होता था, डिस्कशंस होते थे, डिस्कोर्सेस होता था. वो एक प्लेटफॉर्म जैसे कॉन्फ्रेंस में जाते थे, कॉन्फ्रेंस पे दे विल प्रेजेंट देयर रिसर्च, और रिसर्च की फिर वो लोग बुक वगैरह कुछ पब्लिश करते थे, तो उसमें उनसे उस बुक से उनको काफी डेटा मिल जाता था कि इस पर्टिकुलर फील्ड में ये रिसर्च चल रहा है. तो एक मेथड है. प्लस दे विल ऑलवेज एक्सचेंज लेटर्स के थ्रू अपने अपने जो फाइंडिंग्स वो बताते रहते थे दूसरे साइंटिस्ट को कि ये उनकी फाइंडिंग्स है, ये उनका चल रहा है, ये उनको अप्रूवल मिल गया है. इस प्रकार से उनमें एक डिस्कशंस होते रहता था, जिससे कि उनको फुल एंड फ्लेज गाइडेंस मिलते रहता था कि किस प्रकार से
आगे रिसर्च कंटिन्यू करना है। क्योंकि आपने सुना होगा कि न्यूटन ने जो बताया है वो ऑलरेडी किसी साइंटिस्ट ने या किसी ने पहले से ही बता रखा था, बट न्यूटन को इंपॉर्टेंस दिया गया, बाकी जो दूसरे साइंटिस्ट है उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनका जो मेथड था वो शायद सही था और उनकी जो रीच थी वो भी शायद सही थी। तो ये सब होते रहता है रिसर्च कम्युनिटी में, बट ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि हम कितने अच्छे से और व्यवस्थित तरीके से हमारे रिसर्च को आगे लेकर जा रहे हैं। अगर व्यवस्थित तरीके से रिसर्च को आगे लेके जाना है तो पुराने फाइंडिंग्स को देखना, उसको समझना और उस पे चर्चा करना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि आगे हम जो भी रिसर्च करने वाले हैं उसमें हमें क्लैरिटी मिल जाए और एक डायरेक्शन मिल जाए कि किस प्रकार से हम अपने रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि रिसर्च जो है यानी लिटरेचर रिव्यू है वो क्या नहीं है। ये कोई बिब्लियोग्राफी नहीं है, ये कोई समराइज आर्टिकल्स आपने लिख दिया ये भी नहीं है, ये कोई ऐसे भी नहीं है। तो ये है क्या? तो सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हो व्हाट इट इज। इट इज अ सिस्टमैटिक रिव्यू एंड डिस्कशन ऑफ करेंट पब्लिश्ड मटेरियल, यानी कि अब तक जो भी पब्लिश्ड हो चुका है, अब तक जिसमें भी रिसर्च हो चुका है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसका आपको रिव्यू देना है, उसका एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको रिव्यू देना है। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ सिंथेसिस मैपिंग द करंट एकेडमिक कॉन्वर्सेशन, यानी करंटली उस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या डिस्कशन हो रहा है। यानी कि जब कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो उस पर्टिकुलर मुद्दे में किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, क्या डिस्कशन हो रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कि आपकी रिसर्च जर्नी में एटलीस्ट 2 पेपर्स पब्लिश करना इज इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू योर रिसर्च। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट करना है रिलेटेड टू योर रिसर्च, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपके फील्ड से रिलेटेड क्या डिस्कशन हो रहा है, स्कॉलर्स ने आपको क्या एडवाइस दिया है, वहां पे जो क्रिटिक्स थे उन्होंने आपके रिसर्च के बारे में क्या बोला है। और ये सब चीजें जो आपको मिलती है, ये सब आपको लिटरेचर रिव्यू में सिस्टमैटिकली वहां पे रखना है, जो भी बात आपकी होती है वहां पे। ठीक है, तो दैट इज वेरी मैंडेटरी फॉर अ रिसर्चर कि आप कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे रखें, जो वहां पे स्कॉलर्स आ रहे हैं उनके जो उन्होंने जो पॉइंट्स बताया है उस पे आप विचार विमर्श करिए। ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इट इज अ डायग्नोस्टिक टूल टू इवेल्युएट प्रायर वर्क एंड फाइंड मिसिंग पजल पीसेस, यानी पहले अगर उस पे कोई काम हो गया है, ठीक है, कोई कुछ चीजें ऐसी हो गई है उसमें, बट स्टिल कोई ना कोई गैप है। जैसे आत्मा के बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है क्योंकि अभी भी गैप है कि वो आत्मा होती है या नहीं होती है। तो क्योंकि उसमें गैप है और इसी वजह से वहां पे रिसर्च और करना चाहिए और वो गैप को फिक्स करना चाहिए। तो लिटरेचर रिव्यू जो है वो उस गैप को फिक्स करने का एक प्रयास है। So instead of simply making list of summarized research, a literature review synthesized and evaluates the ideas of others on your given topic. तो बाकी के researchers ने इस particular topic से regarding क्या-क्या ideas बताए हैं, उनकी क्या findings रही है और वो कौन से year में उन्होंने बताया है। तो उसको chronological order में हम लिखते हैं, यानी कि आप latest से पुराने रिसर्च में जा सकते हो या पुराने रिसर्च से होते हुए लेटेस्ट रिसर्च में जा सकते हो। आप मेथड्स कैसे भी फॉलो कर सकते हो एज पर योर गाइड और वॉट एवर यू गेट द एडवाइस, बट जो भी आप करोगे लिटरेचर रिव्यू में इट शुड बी वेरी सिस्टमैटिक। तो यहाँ पे जो भी आइडियाज है, आइडियाज को आपको लोगों के आइडियाज को प्रॉपर तरीके से लिखना है ताकि आपके टॉपिक को वेटेज मिल सके, आपके टॉपिक को वेटेज मिल सके और लोगों को ये प्रूव हो सके कि आपका जो पॉइंट है इट इज वर्थ फॉर स्टडिंग, इट इज वर्थ फॉर रिसर्च। ठीक है, तो व्हाई वी डू रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, मतलब जब हम लिटरेचर करते हैं उसका रिव्यू करते हैं तो वो क्यों करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहला तो है कि ये एकेडमिक का एक नीड होता है। एकेडमिक का नीड होता है कि हम अपने रिसर्च की क्रेडिबिलिटी मेंटेन रखें। हमारा रिसर्च क्रेडिबल तभी होगा जब उससे रिलेटेड ऑलरेडी रिसर्च हुए हैं, उस पॉइंट पे ऑलरेडी लोगों ने चर्चा किया है, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स पब्लिश की है, तभी हम जो रिसर्च करने वाले हैं वो क्रेडिबल होगा। जब तक हम अपने रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू नहीं डालेंगे,
हमारा रिसर्च क्रेडिबल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो पहला तो यही है कि ये एकेडमिक नीड है जिससे कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करें। दूसरा इससे रिलेटेड पॉइंट है कि ये जो डिबेट हो रहा है इस फील्ड में, ठीक है, इस फील्ड में जो डिबेट हो रहा है उसको हाईलाइट करता है और उसके गैप्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। तो ये एकेडमिक नीड हो गया। दूसरा है रिसर्चर का नीड। तो रिसर्चर्स के नीड यानी अगर आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो डुप्लीकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। आपने लिटरेचर रिव्यू किया तो आपको समझ आ गया कि ये फाइंडिंग्स तो ऑलरेडी आ चुकी है, ये रिसर्च तो ऑलरेडी हो चुका है। यानी अगर आपको इस टॉपिक पे रिसर्च करना है तो आपकी फाइंडिंग्स कुछ अलग होनी चाहिए, कुछ नया कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जिससे कि आपका रिसर्च जो है वो वैलिड कहलाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस फाइंडिंग्स में आप जाए और देखिए कि उसमें क्या रिसर्च हुए हैं, ताकि आने वाली जो आपकी रिसर्च होगी उसकी जो फाइंडिंग्स होगी वो कुछ नया कंट्रीब्यूट करेगी। तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, यानी कि ये जो भी मेथोडोलॉजीज आप चूज करोगे, जो भी आप स्ट्रक्चर या फॉर्मेट फॉलो करोगे, उससे जो आज का जो है सोसाइटी, आज का जो भी व्यवस्था है उसमें कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिलेगा, कुछ रिफॉर्म देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हो गया एकेडमिक नीड, रिसर्चर नीड और तीसरा है सोसाइटी नीड। इसी वजह से हम बोलते हैं कि लिटरेचर रिव्यू जो है इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो आपने भी अपने रिसर्च के बारे में सोचा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आपका रिसर्च सोसाइटी में किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करेगा। एंड आई थिंक कि बीइंग इन अ सोशल एंड ह्यूमैनिटीज फील्ड, ये हमारे दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करता है कि हमारा रिसर्च जो है वो सोसाइटी को किस प्रकार से आगे लेके जाएगा और किस प्रकार से वो एक नया डायरेक्शन देगा, है ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सभी ने ऐसा सोचा होगा अपने रिसर्च के बारे में। सोशल साइंस रिसर्च में हम मोस्टली सोचते ही है कि रिसर्च जो है उसका रेलिवेंस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। कोई शेयर करना चाहता है कि आपका जो रिसर्च है वो किस प्रकार से समाज में सुधार ला सकता है। रिसर्च फाइंडिंग्स नहीं बताना है, कुछ भी नहीं बताना है, बस कैसे आप सोच रहे हैं कि रिसर्च आपका एक नया डेवलपमेंट लाएगा सोसाइटी में। मे बी दैट विल चेंज हाउ पीपल बिहेव, हाउ पीपल लिव देयर लाइफ। मैं कुछ बोलना चाहूंगी मैम। हाँ जी, बताइए। जैसे मैं भक्ति के ऊपर कर रही हूँ, तो जनरल में ऐसे ही समझा जाता है कि भक्ति तो स्तवन गाना है या नाचना गाना, यही भक्ति है। बट जैन धर्म के अपेक्षा से अगर अपन समझना चाहें तो भक्ति का स्वरूप दो तरह से होता है, कि एक निश्चय भक्ति और एक व्यवहार भक्ति। तो जब लोगों के सामने निश्चय भक्ति का स्वरूप आएगा, तो जो भ्रांत धारणाएं हैं कि भक्ति का स्वरूप यही है कि स्तवन गाना या नाचना गाना यही है, उससे थोड़ा वो आगे बढ़ेंगे और जो जैन धर्म का जो एसेंस है कि निर्वाण मुक्ति को प्राप्त करना या मोक्ष को प्राप्त करना, उसकी तरफ ध्यान जाएगा और जो साधना होगी वो सही गति पकड़ पाएगी। वेरी गुड। मतलब आपको क्लियर है कि आपका रिसर्च किस प्रकार से सोसाइटी में डेवलपमेंट ला सकता है और किस प्रकार से उनका माइंडसेट जो है उसको चेंज कर सकता है। दैट इज वेरी क्लियर टू यू। हाँ शिल्पा जी, Yes. आप भी बोलना चाहते हैं। जी मैम, हम्म as per my hypothesis ma'am, my research will work on the both phases, Jain and Jainetar. तो जैन लोग इसीलिए कि जो अपरिग्रह है और जो परिग्रह है उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल पे वो कैसे काम करते हैं और हम लोग क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो उसको सिंपलाइज करके कि कैसे फॉलो किया जाए तो उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट और बिहेवियरल इफेक्ट को हम कम करें। तो इन जैन लोगों को देखने के बाद आज जैन लोगों का जो कॉन्सेप्ट होता है कि ये लोग तो वैराग्य वाले हैं, तो हम वैराग्य वाले तो है, लेकिन हमारा वैराग्य एक आनंद देता है, खुशी देता है, जो वितराग की तरफ बढ़ता है, ये जैनेतर लोग नहीं समझ पाते हैं। तो
अपरिग्रह के कॉन्सेप्ट से, मिनिमलिज्म के कॉन्सेप्ट से शायद ये रिसर्च वो लोगों तक पहुंच पाए, जिसमें कि जैन का जो कॉन्सेप्ट है कि थोड़ा सा बोरिंग है, वो मैं हटाना चाहूंगी जैनेतर लोगों के लिए, या जैन लोगों को लिए चाहूंगी कि उनका परिग्रह का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो दोनों में वो काम आएगा और उसका इफेक्ट्स भी उनके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएंगे। वेरी नाइस शिल्पा जी, मतलब आपको भी Thank you. क्लैरिटी है कि किस प्रकार से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो लोगों के लिए, उनके लिए बेनिफिट होगा और सोसाइटी में एक नया चेंज ला सकता है, नया परिवर्तन लाने की एक डायरेक्शन दे सकता है। या मैम, है ना? थैंक यू। या ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तो अगर कोई भी नया कुछ करते हैं, यानी अगर हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, तो उसका भी कुछ स्टेप है, कुछ प्रोसेस है जिसको फॉलो करके आप प्रॉपरली अपना लिटरेचर रिव्यू बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टॉपिक सिलेक्शन, यानी जो आपका ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर है, अगर आप अपरिग्रह ले रहे हो, परिग्रह ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, उस टॉपिक को शॉर्टर पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। जैसे आप बोल सकते हो अपरिग्रह फॉर चिल्ड्रन, परिग्रह फॉर सोसाइटी, अपरिग्रह फॉर मतलब जो है 50 to 60 एजेस, ऐसा आप कुछ कैटेगराइजेशन कर सकते हो, जिससे कि एक बड़ा टॉपिक को आप मैनेजेबल सब्जेक्ट्स या मैनेजेबल क्वेश्चंस के फॉर्म में आप उसको डिवाइड कर दो। फिर इसके बाद जब आपका रिसर्च क्वेश्चंस रेडी होगा, ठीक है, आपका टॉपिक्स रेडी होगा, आपका सब टॉपिक्स रेडी होगा, ये सब कुछ रेडी होने के बाद आपको सर्च करना शुरू कर देना है। यानी सर्च कैसे करेंगे? आप जर्नल्स में जाके सर्च कर सकते हो, जे स्टोर है, और साथ ही साथ अदर प्लेटफॉर्म है, स्प्रिंगर है, यानी स्कोपस पब्लिश्ड आर्टिकल्स आप देख सकते हो उससे रिलेटेड, जहां पे ऑलरेडी उस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च हो गया है। प्लस आप शोध गंगा में जाके देख सकते हो कि आपका जो टॉपिक है उसमें किस किस लोगों ने रिसर्च किया है और उनकी फाइंडिंग्स क्या रही है और उनका मेथड्स क्या रहा है, ये सारी चीजें आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद तीसरा आप क्या करोगे, स्क्रीनिंग करोगे, यानी कि जो पेपर और एब्स्ट्रैक्ट आपके पर्टिकुलर टॉपिक से डायरेक्टली यानी कोई इनपुट प्रोवाइड नहीं करते आपके पेपर्स को, यानी आपके टॉपिक को, उसको आप निकाल सकते हो। यानी अगर आपने 100, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने 100 रिसर्च पेपर गो थ्रू किया है, 100 रिसर्च पेपर में से आपको लग रहा है कि इस 100 रिसर्च पेपर में से ओनली 30 पेपर्स ही वो डिजर्व करते हैं कि आप उसको अपने लिटरेचर रिव्यू में रखें, तो जस्ट एक्सट्रैक्ट और सिलेक्ट दैट 30 पेपर्स। उसके 30 पेपर्स को आप अच्छे से उसका जो बोलते हैं बिब्लियोग्राफी और उसका जो भी साइटेशंस है उसको प्रॉपर लिख के उसको एक साइड में रखिए। ये स्क्रीनिंग का मेथड है, जहां पे आप फिल्टर करोगे इररिलेवेंट पेपर को और ये समझोगे कि वो आपका रेलिवेंट है या नहीं। अब ये कैसे करना है? ऑब्वियसली बात है कि 100 पेपर्स की अगर बात हो रही है, तो पूरे पेपर्स तो पढ़ना शायद पॉसिबल नहीं होगा कि 100 के 100 पेपर से पूरे पेपर्स पढ़ लो, ये तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें वो पेपर्स की एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना है। एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना है, समझना है कि वो एब्स्ट्रैक्ट आपके टॉपिक को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट से आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाती है, और आजकल शोध गंगा में भी रिसर्च समरी, रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, ये सब आपको मिल जाएगा। तो उसको पढ़ के आप समझ जाओगे कि ये रिसर्च आपके लिटरेचर को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये स्क्रीनिंग का प्रोसेस ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी पीएचडी शुरू होगी तभी आपको करना है। ये प्रोसेस, अगर आपका टॉपिक क्लियर है, आपके आइडियाज क्लियर है, तो बहुत पहले से ही आप ये प्रोसेस करना शुरू कर सकते हो, जहां अगर आप हर रोज 1-2 पेपर भी पढ़ते हो, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आगे आपका जो रिसर्च है वो कैसे होने वाला है। तो एटलीस्ट मिनिमम 2 पेपर भी आप हर रोज थोड़ा उसका एब्स्ट्रैक्ट चेक कर लेते हो, थोड़ा टाइम निकाल के उसकी समरी देख लेते हो, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि वो रिसर्च आपके लिटरेचर रिव्यू के लिए वर्थ इट है या नहीं है। अगर लग रहा है कि वो आपके लिटरेचर रिव्यू को सपोर्ट करेगा, तो उसको आप स्टोर करके रख सकते हो, कोई भी फोल्डर में उसका लिंक डाल के, या तो कोई भी फोल्डर में उस पेपर को, उसके पीडीएफ को सेव करके आप रख सकते हो, ताकि लेटर ऑन वो आपके
लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए वो काम आए। ठीक है, तो ये आपको करना है। पहला क्या किया, टॉपिक सिलेक्शन को नैरो डाउन किया, फिर उसको सर्चिंग किया यानी जर्नल्स एंड आर्काइव्स में जाके, एंड तीसरा है कि इररिलेवेंट पेपर्स को निकाल के स्क्रीनिंग किया, और फोर्थ है रीडिंग एंड एनोटेशन। अब आपने क्या किया, अब आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया। अब आपको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के क्लैरिटी आ गई कि कौन सा पेपर आपके लिटरेचर रिव्यू के लिए है और कौन सा पेपर आपके लिटरेचर रिव्यू के लिए नहीं है। तो जो नहीं है उसको तो आपने निकाल के साइड में रख दिया। अब जो है उसको आपको रीडिंग करना है। रीडिंग करने के बाद उसमें से जो डेटा आप अपने लिटरेचर रिव्यू में डाल सकते हो, जो आपके रिसर्च को सपोर्ट करने वाला है, उसकी आपको लिस्ट तैयार करनी है। वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके उसको एज एन इंडेक्स कार्ड के रूप में भी आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हो। इंडेक्स कार्ड यानी अगर आप उसको टॉपिक वाइज डिवाइड कर सकते हो या ईयर वाइज डिवाइड कर सकते हो उस पर्टिकुलर डेटा को, तो दैट इज कॉल्ड एन इंडेक्स कार्ड। अगर आप टॉपिक वाइज डिवाइड करना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर आप ईयर वाइज डिसाइड करना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो फाइन, कि लेटर ऑन उसको आपको फाइंड आउट करने में आसान हो जाए। तो ये हो गया रीडिंग एंड एनोटेटिंग, जहां पे आप रिसर्च में जाके वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में सिस्टमेटिक वे में उसको रखोगे। अब लास्ट जब आपके पास पूरा डेटा कलेक्शन हो जाता है, आपने बहुत सारा रिसर्च पेपर पढ़ लिया, आपने शोध गंगा से थीसिस पढ़ लिया, आपको मिल गया है कि आपके लिए कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, आपने उस डेटा से हाईलाइट भी कर लिया, पॉइंट्स भी निकाल लिए, उस पॉइंट्स का आपने साइटेशन भी लिख के रख लिया, आपने सब कुछ रेडी करके अब रख लिया है। अब लास्ट जो आपका स्टेप है वो है कि अब आपको सिंथेसाइज करना है, यानी वो सारे रिसर्च पेपर या जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसमें एक कनेक्शन फाइंड आउट करना है या ट्रेंड्स फाइंड आउट करना है, कोई कनेक्शन या कोई संबंध फाइंड आउट करके आपको उसको अपने लिटरेचर रिव्यू के लिए रेडी रखना है। अब लिटरेचर रिव्यू में एक और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, इसमें बार बार इंप्रूवमेंट्स करते रहना है। अगर आपको लगता है कि आज ये फाइंडिंग्स आपने लिखी है, कल को ये फाइंडिंग्स में भी ऐसा हो सकता है कि वो जो रिसर्च पेपर है जो पर्टिकुलर जर्नल में जो दिया गया है वो जर्नल से हटा दिया गया, राइट, मतलब वो ऑथेंटिक नहीं रहा। तो उस केस में, ऐसे रेयर केस ही होता है, बट उस केस में आप उस पेपर को निकाल सकते हो वहां से। तो इसलिए ये प्रोसेस कभी ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, ये प्रोसेस आपका चलते ही रहेगा। वो फाइंडिंग्स आपको अगर नहीं मिलती है तो वहां पे आप डाल सकते हो, पुराना अगर आपको लगता है ये मटेरियल अच्छा नहीं है तो उसको रिमूव कर सकते हो। इस प्रकार से आपको लिटरेचर रिव्यू के प्रोसेस को मेंटेन करना है। अब क्योंकि ये बहुत सिस्टमैटिक प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए हर रोज इसमें हमें समय देना पड़ेगा। अगर आप स्कॉलर हो, अभी आपने शुरू कर दी अपनी जर्नी, अगर आपका टाइटल भी सिलेक्ट नहीं हुआ है, स्टिल आप अपने लिटरेचर रिव्यू को रेडी करके रख सकते हो। आपको क्या करना है, सिर्फ हर रोज 2 से 3 पेपर पढ़ने हैं, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने हैं, और बस डिसाइड करना है कि ये रिसर्च पेपर आपकी रिसर्च को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अगर मैं बोलूं कि आप ये प्रोसेस में अभी कौन से स्टेप में हो, तो अभी आप सर्चिंग और स्क्रीनिंग के स्टेप में हो, यानी आप सर्च भी कर रहे हो, साथ साथ आप स्क्रीनिंग भी कर रहे हो कि कौन सा रिसर्च पेपर आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है। ये बाद का जो प्रोसेस है यानी रीडिंग और सिंथेसाइजिंग, ये आप बाद में भी कर सकते हो, बट पहले एक शॉर्ट लिस्ट करके तैयार करके आप पेपर्स रखोगे तो बाद में आपके लिए ये जर्नी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने ऐसा प्रोसेस करना शुरू नहीं किया है तो हर रोज के हर रोज कोई ना कोई पेपर आप लोग डाउनलोड करिए, शोध गंगा में, या तो ये स्प्रिंगर के आर्टिकल्स, जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स है उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ के कोई ना कोई फोल्डर में आप सेव करते जाइए, ताकि बाद में वो आपके लिटरेचर रिव्यू के लिए काम आए। और ऐसे ही पॉसिबल होगा कि आप 100 या 100 से भी ऊपर पेपर्स को रिफर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने प्लान किया कि 1-2 महीने में लिटरेचर रिव्यू आपको करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। लिटरेचर रिव्यू जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि आपके थ्रू आउट दी पीएचडी लाइफ में होते रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने शुरू नहीं किया है तो उसको अभी से शुरू करिए, आज से ही शुरू करिए, ताकि आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आए कि इतना सारा रिव्यू हम कैसे करेंगे, इतने सारे वर्क को हम गो थ्रू कैसे करेंगे।
क्योंकि काफी स्कॉलर्स है, जो बड़े बड़े लेवल के स्कॉलर्स होते हैं, वो बहुत सारे पेपर्स को ऑलरेडी पढ़ के उसमें से फाइंडिंग समझ के अपनी नई फाइंडिंग्स देते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ए रिसर्च, है ना। यानी आप फिर से दोबारा उसको सर्च कर रहे हो। रिसर्चिंग इज अ प्रोसेस वेर यू डू सर्चिंग, यानी जो उसमें जो वर्क है वो फिर से करते हो, ताकि आप कुछ ना कुछ गैप्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट? मैम एक डाउट है मेरे को, ये इतना कुछ करते हैं और बहुत सारा मटेरियल भी इकट्ठा हो जाता है, तो लाइक उसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करने के लिए भी हम लोगों को कुछ क्लासेस होगी या हमको हमारे ओन पे ही करना होगा? अभी हाँ, इसका मैं आपको बता सकती हूँ, कुछ ना कुछ तरीके बता सकती हूँ जिससे आप सेग्रीगेट कर सकते हो। कुछ टूल्स आते हैं, जैसे मेंडली होता है, जोटेरो होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर टूल्स आते हैं जहाँ पे आप अपने जो रिसर्च, जो आर्टिकल्स है, साइटेशन है, उसको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो, और वहां पे ही वो सिस्टमेटिक तरीके से अपडेट होते जाएगा कि ये पर्टिकुलर डेट में आपने रिसर्च किया है, और वहां पे आप लिस्टिंग कर सकते हो कि किस बेसिस में आपको लिस्टिंग करना है। तो मैं एक दो क्लास में आपको वो उसका भी बता दूंगी कि किस तरीके से आपको वो सॉफ्टवेयर यूज करना है, जिससे कि आप अपने रिसर्च को वहां पे स्टोर करके रख सकते हो। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजिकली उतने फ्रेंडली नहीं है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वहां से डेटा इरेज हो जाए, या वो डेटा हमको वापस वहां पे नहीं मिले। तो ऐसे कंडीशंस में कोई भी डेटा डेटा जो है, हमें अपने अलग से कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस में भी स्टोर करके रखना चाहिए। ठीक है, कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस में उसकी कॉपी हमेशा रखनी चाहिए, ताकि अगर हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हम फिर से वो डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ शिल्पा जी। मैम टूल्स के नेम्स प्लीज। जोटेरो एंड मेंडली करके एक टूल आता है, जोटेरो करके टूल आता है, और मेंडली करके टूल आता है। ओके, दैट इज जस्ट फॉर दी साइटेशन, कि आप साइटेशन को आप कैसे प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिकली वहां पे स्टोर कर सकते हो। ओके मैम आपने ये भी बोला था कि ये सब जितने भी अपने को सर्च करना है, देर आर सम ऑफ द search site also. You said you can search all your topics can be searched from there and take the download and make a database. So which is the search thing which we need to do? आपने एक दो साइट बताए थे। एक तो जे स्टोर बताया था मैंने, जे स्टोर में आप देख सकते हो ओके ना। जे स्टोर में आपको आपके रिलेटेड आर्टिकल्स मिल कैन जाएगा। यू स्पेल फॉर मी? JSTOR and STORE? No, नहीं, नॉट RE, ओनली JSTOR। JStore.com. जे स्टोर, हाँ, जे स्टोर में आपको अपने आर्टिकल्स मिल जाएंगे। और ये एक्चुअली इंस्टीट्यूशन का उसमें ऑलरेडी एक्सेस रहता है, तो आप उसमें अपना ईमेल आईडी वगैरह डालोगे तो आप एक्सेस कर पाओगे जे स्टोर से आर्टिकल्स। डिजिटल लाइब्रेरी है, प्लस आपके लिए तो जैन ऑनलाइन लाइब्रेरी भी है, जहां से आप अपने मटेरियल्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हो। और दूसरा जयदीप जी हाँ बोलिए बोलिए। स्प्रिंगर के आर्टिकल, स्प्रिंगर के जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो स्प्रिंगर नेचर में जाके आप वहां पे देख सकते हो कि कौन कौन सी रिसर्च है जो पब्लिश्ड है। सर्च अवर कंटेंट यानी springernature.com। springernature.com में जाके आप वहां पे आर्टिकल्स, जर्नल्स, बुक्स, रिव्यू पेपर्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, ये सब जाके आप वहां पे सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हो। आपने टूल्स बताए? हाँ, ये जेस्टोर तो लिख लिया आपने? हाँ दोनों लिख दिया, जयदीप ने भेज भी दिया। हाँ, दूसरा है स्प्रिंगर नेचर। हाँ वो भी भेज दिया। हाँ, तो इसमें आप लिख के मतलब इसमें आप सर्च कर सकते हो, इसमें आपके टॉपिक्स रिलेटेड आपको डेटा मिल जाएंगे जो पर्टिकुलरली है, जो पब्लिश हुए हैं अच्छे जगह पे, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सोशल स्टडीज के लिए। मैं भी कुछ यूज करती हूँ, जैसे जैन स्कॉलर, हाँ क्वांटम, ई लाइब्रेरी, ये भी करती हूँ। हाँ बिल्कुल,
स्कॉलरली भी है जहाँ पे आपको आर्टिकल्स मतलब आप सर्च कर सकते हो। scholarly.ai करके टूल है जहाँ पे अगर आप सर्च करते हो अपने टॉपिक को तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको रिसर्च मिल जाएंगे scholarly.ai करके। ठीक है, अच्छा, तो डायरेक्टली scholarly.ai। गूगल में रिसर्च करने से बेटर है स्कॉलरली में आप सर्च करिए ताकि आपके जो टॉपिक है उससे रिगार्डिंग आपको रिसर्च आर्टिकल्स या रिसर्च मटेरियल्स आपको मिल जाए। ठीक है, तो हर रोज आपको एटलीस्ट मिनिमम 2 पेपर्स तो भी देखने हैं, उसके एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ने हैं ताकि आप 100 से भी ऊपर रिसर्च पेपर्स देख सके बाय द एंड ऑफ योर जर्नी और उसमें से सिलेक्ट कर सके, स्क्रीनिंग कर सके और उसको लिख के प्रॉपरली स्टोर कर सके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। जब भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हो तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको डिजिटल रिपोजिटरीज या इलेक्ट्रॉनिक थीसिस या डिजिटल आर्काइव्स में ही जाके देखना है। ऐसा भी कर सकते हो कि आप प्रिंट लिटरेचर भी फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये स्क्रीन में देख सकते हो कि हमारे जो सोर्सेस ऑफ लिटरेचर है वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी सोर्सेस और जो दूसरा होता है वो सेकेंडरी सोर्सेस है। अब प्राइमरी सोर्सेस क्या हो गया? प्राइमरी सोर्सेस ओरिजिनल रिसर्च, ओरिजिनल डेटा, पब्लिश्ड डॉक्टरल डिसर्टेशंस, थीसिस, ये सब आपका प्राइमरी रिसर्च हो गया। A primary research is the most reliable research. और डिजिटल में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक थीसिस अवेलेबल है, बुक स्कैन करके डाले गए हैं आर्काइव्स में, वो सारी चीजें आप डिजिटल मीडिया के थ्रू देख सकते हो। तो दैट इज योर प्राइमरी रिसोर्सेस। हमारे रिसर्च में मोस्टली हमारा जो साइटेशन है वो प्राइमरी रिसर्च के ही होने चाहिए हमारे थीसिस में। दूसरा जो है वो है सेकेंडरी। सेकेंडरी यानी अगर उसी सब्जेक्ट रिलेटेड किसी ने उस पे बुक लिखा है या किसी ने उस पे रिसर्च पब्लिश किया है या कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट है, कोई पॉलिसीज आई थी और कोई डेटा रिलीज किया गया था, कोई फाइंडिंग्स रिलीज किया गया था, तो वो सारे जो है वो सेकेंडरी रिसोर्स में आते हैं। वैसे ही हमारे जो जो मैंने आपको बोला एब्स्ट्रैक्ट्स देखना, एब्स्ट्रैक्ट्स रिव्यू लिटरेचर देखना, जर्नल्स देखना, जो कि अभी आप करना शुरू करेंगे जिससे आपको फाइंडिंग समझ आएगी कि वो पर्टिकुलर रिसर्च में क्या वर्क चल रहा है, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, क्या क्या काम हो चुका है। ये सब चीजें हमें जो एब्स्ट्रैक्ट्स देखेंगे उससे समझ आएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी डेटा। शुरुआती तौर पे हम ये सब चीजें पढ़ सकते हैं बट धीरे धीरे हमें प्राइमरी रिसोर्स पे ही फोकस्ड रहना है क्योंकि वही आपके रिसर्च को फुल एंड फ्लेज्ड वे में सपोर्ट करेंगे। बट हमें सेकेंडरी जो डेटा है उसका सपोर्ट भी रहना चाहिए ताकि अभी प्रेजेंट स्टेज में क्या क्या रिसर्च हो रहे हैं उसकी हमें जानकारी मिलती रहे। तो ये दोनों तरीके से हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिटरेचर को डिवाइड कर सकते हैं। अब एक और एक टर्म आता है जिसको कहते हैं ग्रे लिटरेचर। अब ग्रे लिटरेचर थोड़ा सा ऐसा लिटरेचर है कि वो उतना ऑथेंटिक नहीं है बट स्टिल अगर इसको माना जाता है अगर ये रिकॉर्डेड है तो। जैसे अब ग्रे लिटरेचर ये कहलाता है जैसे कि अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट हो गया, कॉन्फ्रेंस पेपर्स हो गया जो कि पब्लिश नहीं किया गया है, कोई पैम्पलेट हो गया और ऐसी कोई चीज जो कि ऑथेंटिक सोर्सेस से आ रही है बट स्टिल इट हैज नॉट बीन पब्लिश्ड, बट क्योंकि उसके विटनेस बहुत सारे लोग थे। यानी अगर कोई कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस में अगर किसी ने प्रेजेंटेशन दिया और काफी जो बहुत बड़े नाम का किसी ने वहां पे प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने कुछ बताया वहां पे, अगर आपको लग रहा है कि ये जो उन्होंने बताया है बहुत बड़ी बात बताई है, इसे मुझे अपने थीसिस में डालना ही चाहिए, तो वो आप वहां पे डाल सकते हैं बट ओनली एट वन पॉइंट कि आपको सब कुछ वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि कॉन्फ्रेंस कब था, कौन से टॉपिक पे था, पर्सन चेयरपर्सन कौन थे और कौन कौन लोग वहां पे जुड़े थे, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सारी चीजें आपको अपने साइटेशन में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द ग्रे लिटरेचर। भले उतना रिलायबल नहीं है बट स्टिल वी कैन यूज इट एज इट इज रिक्वायर्ड।
तो ये हो गया सोर्सेस ऑफ लिटरेचर, दो टाइप्स के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो कि आप रिफर कर सकते हो अपने रिसर्च के टाइम पे, रिसर्च दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकेटिंग द लिटरेचर इंजिन्स वर्सेस डेटाबेसेस। तो सबसे पहले तो आप सर्च इंजिन्स में डायरेक्टली जाके देख सकते हो, जैसे मैकेनिकल फॉर्म में, लाइक क्रॉलिंग द ओपन वेब सिस्टम फॉर स्कॉलरली फॉर्मेट्स। और दूसरा जो एकेडमिक डेटाबेसेस है, जैसे मैंने अभी जस्ट नाम बताया जेस्टोर का, यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड पॉइंट में एग्जांपल्स दिया है, जेस्टोर, स्कोपस, पबमेड, ERIC, शोधगंगा, ये सब आप नाम लिख लीजिए। ये एकेडमिक डेटाबेसेस है, ये ऐसा क्यूरेटेड रिपोजिटरीज है जहाँ पे सिलेक्टेड पेपर्स डाले जाते हैं या पीयर रिव्यूड जर्नल्स को ही डाले जाते हैं। जो जर्नल सिलेक्ट हुए हैं, जो जर्नल्स कहीं से भी क्रिटिसाइज नहीं किया गया है, जो जर्नल सारे जो पीयर रिव्यू के प्रोसेस है वो क्लैरिफाई कर चुके हैं, उसको एकेडमिक डेटाबेसेस में डाला जाता है। तो जेस्टोर, स्कोपस, पबमेड, ERIC, शोधगंगा, ये सारे एकेडमिक डेटाबेसेस है, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी पेपर्स होते हैं। फिल्टर करके आप इसको एक्सेस कर सकते हो, और कभी कभी ये इंस्टीट्यूशनल चार्जेस भी इसमें लगते हैं, तो रेस्ट्रिक्टेड होता है ये सारे एकेडमिक डेटाबेसेस, बट स्टिल वी कैन प्रिफर इट मोस्टली। अब दूसरा जो मेथड है वो है सर्च इंजिन, यानी जैसे मैंने बताया आपको, एक तो scholarly.ai में आप कर सकते हो, दूसरा बेस्ट गूगल स्कॉलर में आप देख सकते हो। ये भी आप लिख लीजिए, गूगल स्कॉलर में भी आपको काफी आपसे आपके टॉपिक से रिलेटेड पेपर्स मिल जाएंगे, जो कि आप रिफर कर सकते हैं, और ये एक्सेसिबल है, काफी अच्छे से आप एक्सेस कर सकते हो उसको। इट्स वेरी एक्सेसिबल, इट्स हाईली एक्सेसिबल। ठीक है, सो यू कैन यूज इट वेरी वेल, इट इज हाईली एक्सेसिबल। एंड इसमें इसका एक प्रॉब्लम यही है कि कभी कभी इसमें अनवेरिफाइड या लोअर क्वालिटी के जर्नल्स भी आपको मिल जाएंगे, बट स्टिल इट इज लाइक मोस्टली यूज्ड क्योंकि एक्सेसिबल है, और इसमें काफी इजीली जो आपसे रिलेटेड जो डेटा है, आपसे आपके टॉपिक से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, वो आपको मिलने के चांसेस है। तो ये दो प्रकार के सोर्सेस है, लिटरेचर को लोकेट करने का तरीका है, या तो आप डायरेक्ट सर्च इंजिन में लोकेट कर सकते हैं, या तो एकेडमिक डेटाबेसेस में जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये नाम लिख लीजिए, और आज आप ट्राई करिए पेपर्स ढूंढने का, वो पेपर को लोकेट करके आपकी रिसर्च के लिए वैलिड या रेलिवेंट है या नहीं, वो सॉर्ट आउट करिए, ताकि ये जो हैबिट है ये बनती रहे, और आप जो ये प्रैक्टिस करोगे इसमें आपकी जो एक्सपर्टीज है वो बढ़ जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल? अब आगे जो है वो थोड़ा मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी, बट वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि अगर आप सर्च करते हो, मैं दिखा भी दूंगी आपको कोई सर्च करके किस प्रकार से सर्च किया जा सकता है। यानी जब भी आप कीवर्ड्स डालते हो तो कीवर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप कीवर्ड्स प्रॉपर्ली नहीं डालते हो तो आपको जो डेटा फाइंड आउट करना है, मे बी उस रिलेटेड आपको डेटा नहीं मिलेगा। इसको कीवर्ड्स जो है उसको फिल्टर करना है, फिल्टर करके आपको सही कीवर्ड्स डालना है। और जैसे कि यहाँ पे एक स्लाइडली आप देख सकते हो, यहाँ पे इंटरसेक्शन एंड यूज करना, मतलब नैरो सर्च, यानी एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये काफी नैरोड सर्च है, यानी सिर्फ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपको मटेरियल सर्च इंजन प्रोवाइड करेगा। दूसरा है, अगर आप और यूज करते हो दी ब्रॉडन दी सर्च, जिसमें कि आपका जो सर्च क्राइटेरिया है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर आपने टीनेजर्स का सर्च किया है, टीनेजर्स और एडोलेसेंट, तो टीनेजर से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, एडोलेसेंट से रिलेटेड भी सारी जानकारी मिल जाएगी। जब आप नॉट इंक्लूड करते हो तो वो पर्टिकुलर कीवर्ड एक्सक्लूड हो जाता है। यानी आप अगर टीनेजर एंड नॉट एडोलेसेंट्स ऐसा यूज करते हो तो डायरेक्टली आपको टीनेजर्स से रिलेटेड ही आपको जानकारी मिलेगी, और एडोलेसेंट से रिलेटेड आपको जानकारी वहां पे नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कीवर्ड्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप रिसर्च करते हो और आप डेटा सर्च करते हो तो वहां पे आपको कीवर्ड्स प्रॉपरली यूज करना है,
फिल्टर का प्रॉपरली यूज करना है, ताकि अल्टीमेटली जो रिसर्च आपको मिल रहे हैं, दैट रिसर्च शुड ऐड वैल्यू टू योर कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम, बताइए। सर्च इंजन एंड एकेडमिक पेपर्स, हम्म डेटाबेसेस, तो जब हम्म हम ये सर्च करते हैं तो बेसिकली डिफरेंस क्या आता है? मतलब थ्रू सर्च हम्म, इंजन एंड थ्रू डायरेक्ट एकेडमिक डेटाबेसेस। एकेडमिक डेटाबेसेस में आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि Okay. वो उसमें जो पेपर्स हैं वो काफी पीयर रिव्यूड पेपर्स हैं और काफी सिलेक्ट करके पेपर्स डाले गए हैं। और जो जर्नल का जो एडिटर है उसका फुल राइट रहता है कि कभी उसको लगे कि ये पेपर ऑथेंटिक नहीं है और ये सही इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, या डेटा जो है वो पुराने हो चुके हैं, तो वो उसकी पूरी राइट होती है कि वो जर्नल को उस पर्टिकुलर फील्ड से वो निकाल दे। तो इसी वजह से क्योंकि वो पूरी तरीके से इवेल्युएट होता रहता है, वेरीफाई होते रहता है, और इसीलिए एकेडमिक डेटाबेस इज मोर रिलायबल देन जनरल सर्चेस। मैम एक बार वही कीवर्ड और फिल्टर वाला थोड़ा हमें प्रैक्टिकली बता दीजिए ना, कैसे हाँ कीवर्ड हाँ, मैं डालना है, बताती कैसे हूँ, उसकी फिल्टर पूरी करना है। क्लास ले लूंगी जहाँ पे मैं आपको जो मतलब जो जो सॉफ्टवेयर है, यानी कौन कौन से टूल्स है, उसको कैसे यूज करना है, कैसे हमको रिसर्च के फिल्टर्स लगाने हैं, वो सब मैं आपको दिखा के एक बार बता दूंगी कि एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये कीवर्ड हो सकता है प्रॉपर डल नहीं रहा है, तो मेरे टॉपिक से रिलेटेड कुछ ज्यादा मतलब मैं खोज ही नहीं पा रही हूँ हाँ, ऑनलाइन, ऐसा होता है, ऐसा तो होता है। इसीलिए अगर आपने कीवर्ड सही से नहीं लगाए हैं जी तो जी। मे बी आपके आपके जो रिसर्च रिलेटेड है उससे आपको हम्म इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि फिल्टर में आपने कुछ लास्ट 5 ईयर्स लगाया हो, तो मे बी सिर्फ 5 ईयर्स का डेटा आपको मिले। बट अगर आपने फिल्टर को ब्रॉड किया कि आप लास्ट 10 ईयर्स का डालो, इवन कंट्री वाइज आपने सिलेक्ट किया कि इस कंट्रीज में जो रिसर्च हुए हैं वो भी आप डालो, तो मे बी आपका फिर डेटा ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको फिल्टर सेट करना पड़ता है। तो आज आप लोग ये खुद ही ट्रायल कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। ये सारे जो भी आपको बताए हैं टूल्स, वहां पे जाके आप एक बार सर्च करिए अपने पेपर से रिलेटेड आर्टिकल्स, आपको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। और जब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तब हम देखेंगे कि कैसा आप फिल्टर्स यूज करके लिटरेचर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जी। ठीक है, आप खुद एक बार ट्राई कीजिए ढूंढने का, और उससे रिलेटेड फिर हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट? मैम एक डाउट था कि हम्म जैसे क्वांटम में बहुत सारी चीजें मिलती है और बहुत सारी लिटरेचर हमको मिलता है, तो स्कॉलर में जैसे गूगल स्कॉलर है, या तो इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं फिर? क्योंकि जब डाउनलोड करते हैं क्वांटम में, फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो डायरेक्टली ई लाइब्रेरी में जाती है, हम्म तो मतलब फिर ई लाइब्रेरी में जाती है, मतलब आप डाउनलोड अपने मतलब जब अपन क्वांटम पे सर्च करते हैं उस पर डाउनलोड द फाइल का डालते हैं तो वो ई लाइब्रेरी से डाउनलोड करके बताती है। हम्म बट वो फाइल बट डाउनलोड हो जाता है ना, आप उसके जो उधर राइटर्स लिंक है, हुआ था। ऑथर्स है, ईयर है, ये सब देख पाते हो। हाँ, हाँ, सब फिर कुछ ठीक पूरी है। पूरी पूरी की पूरी बुक आ जाती है। अच्छा, तो बुक आप डाउनलोड करते होंगे तो बुक आएगी। अगर आप स्पेसिफिक आर्टिकल डाउनलोड करोगे तो आर्टिकल आएगा। मे बी आप शायद वो बुक का ही डाला होगा आपने शायद, तो आपको एक बार चेक करना होगा उसको। और एक नहीं, और एक था मेरे को डाउट कि जैसे आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो उनके लिए लाइक किसी पर्टिकुलर बुक में बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, हम्म तो फिर उनका साइटेशन देने के लिए कैसे करना होगा कि वो पर्टिकुलर आर्टिकल का नाम ही लिखना होगा उसके अंदर की कैसे? उसमें आपको सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। उसकी फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेट यानी एपीए स्टाइल होता है, एमएलए स्टाइल होता है, और भी बहुत सारे शिकागो स्टाइल होते हैं। इस प्रकार के स्टाइल्स मेंशन किए गए हैं। अब ये स्टाइल्स में क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें ऑथर का नाम लिखना है, वो ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखना है, पब्लिशर का जो नाम है वो लिखना है, फिर टाइटल लिखना है, बुक का टाइटल, अपने चैप्टर का टाइटल, और कौन से पेज से आपने आर्टिकल लिया है ये लिखना है। प्लस बुक में एक नंबर होता है ISBN,
वो अगर नंबर दिया है तो वो नंबर भी आपको वहां पे मेंशन करना है। तो ऐसा कुछ एक लिस्ट बताया है। एक ऐसा SR नंबर कुछ आता है, वो भी हाँ, वो पीछे पे ISBN नंबर आता है, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो वो फॉर्मेट फॉलो करते हैं, तो वो फॉर्मेट के थ्रू उसको हम प्रॉपरली वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, जयदीप जी कुछ डाउट आपको? अरुणा जी, नहीं मैम, रमेश जी, it's कुछ clear. सब क्लियर हो रहा We'll है? try out. All We'll clear, try all. out that websites and we'll get back. या प्लीज ट्राई टू मैम फाइंड सर्चिंग आउट। में ही डाउट था, सर्चिंग में आज ट्राई करके देखते हैं, यदि टॉपिक से रिलेटेड यदि मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो सीखना है। फिल्टर करके आप देखिए, प्रॉपर वर्ड्स यूज कीजिए, कीवर्ड्स यूज कीजिए, एंड और को अप्लाई करके देखिए। शायद आपका डोमेन फिर थोड़ा चेंज हो जाए तो उसके हिसाब से आपको उससे रिलेटेड आर्टिकल्स मिल सकते हैं। जी ठीक है, हाँ रमेश जी कुछ बोल रहे थे आप? नहीं मैडम, ऑल गुड। सब क्लियर हो गया सबको? या आप लोग घर पे ट्राई कीजिए, एक बार अच्छे से रिसर्च कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप जो भी आर्टिकल्स रिफर कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आर्टिकल आपके रिसर्च में काम आएगा, तो उसको प्रॉपर तरीके से आप फोल्डर में रख लीजिए, ताकि एंड ऑफ द डे आपकी मेहनत बेकार ना जाए। आपने आज 2-4 पेपर पढ़ा, लेटर ऑन अगर आपको काम आ रहा है वो अपने रिसर्च में, तो उसको आप साइटेशन करके प्रॉपरली डाल सकते हैं। वही चीज है मैम, अभी हम लोगों के लिए नई है, तो कैसे फोल्डर में डालना, कैसे फाइल में डालना नहीं समझ में आता है। करते करते आ जाता है क्योंकि करने से तो हो ही जाएगा, धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा। बट स्टिल आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हो कि हाँ मुझे यहाँ प्रॉब्लम है इसको। बट वो तो खुद ही सीखना पड़ता है आपको। तो घर का अगर वार्डरोब अरेंज करना है तो उसके तरीके तो 1000 है, बट आप नहीं नहीं, कैसे अरेंज ऐसे करें नहीं दैट कि लाइक मैटर्स हम अ लोग, लॉट। नहीं हम लोग क्या अभी डिजिटल इससे इतने वाकिफ नहीं, हम लोगों ने हैंड रिटर्न ही किया हुआ है, तो उसको डिजिटली कैसे स्टोर करना है, कैसे उसको एक्सेस करना है, वो थोड़ा अभी हमको समझने में टाइम लग रहा है। हाँ, इसलिए मैं वो सॉफ्टवेयर का भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फिलहाल तो आप फोल्डर में ही सेव करने का कोशिश करिए, फोल्डर में ही सेव करिए, सबसे इजी वे वही है। क्योंकि एक्चुअल में वो ही करना हमको अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा कि फोल्डर्स कैसे बनानी है, फाइल्स कैसे बनानी है। नहीं, वो तो सबसे बेसिक है ना, सबसे इजी है। नहीं, हम अपने लोगों ने कभी सिस्टम। यूज ही नहीं किए अच्छा। सिस्टम्स, अभी सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो ये चीजें हम लोगों को समझने में टाइम लग रहा है अभी। ओके, कोई बात नहीं। मतलब अभी फोल्डर बनाने के लिए तो वही है, मतलब मैं वो भी बताऊं, राइट क्लिक करके आपको न्यू में जाके फोल्डर बनाना है। ओके, तो फोल्डर बना के उसका नाम दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर का नाम दीजिए। ठीक है, कौन सा टॉपिक रिलेटेड है आपका, मे बी आपका अपने टॉपिक को रिसर्च क्वेश्चन बेस पे डिवाइड किया है, तो हर फोल्डर को वैसे ही आप नाम दीजिए। या तो आप मंथली वाइज अगर अपना रिसर्च कलेक्ट कर रहे हैं तो जनवरी मंथ, फेब्रवरी मंथ, मार्च मंथ, इस हिसाब से भी आप अपने डेटा को वहां पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो नाम देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोल्डर को सही नाम देना, अपने फाइल को सही नाम देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स हो सकती है। हाँ हाँ, ओके। ठीक है, तो अब इसमें ही फोकस कीजिए। अगर टेक्निकली यहाँ पे कौन स्ट्रांग है मुझे ये बता दीजिए, तो मैं उनको फिर ये जो मेथड्स है जोटेरो और मेंडली, ये मैं बता सकती हूँ। क्योंकि बाकी जो है पहले ये बेसिक वाला ही आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए जी, हम कौन यहाँ पे सीखेगा ये जो नए नए सॉफ्टवेयर्स है? ये शिल्पा जी ने हाथ खड़ा किया है। हाँ मैं ठीक सीख है, लूंगी मैम। ठीक है, सब सीखे सभी, बट ट्राई अभी क्या करना है, जो बेसिक है वही ट्राई करना है। ओके, ठीक है, बाद में फिर धीरे धीरे हम एडवांस में जाएंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए फिर वी विल क्लोज दिस सेशन फॉर नाउ। ऑलराइट, आप लोग ट्राई कीजिए जो बोला है, एंड देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, थैंक चलिए, यू। Thank you, थैंक ma'am. यू, जय जय Thank जिनेंद्र। you so much. Thank जय you. जिनेंद्र मैम। Thank you, ma'am. Thank you.